नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। ये स्वर्ण जयंती मिडिल मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम का ये पेपर है। 2024 में ये पेपर हुआ था, तो 2025 में जो पेपर होगा उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो उसके दो पार्ट हमने कर लिए। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप वो जरूर देख लीजिए, ठीक है ना। तो अब पार्ट 3 करते हैं। देखो, पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिए हमने। अब इसमें बोला गया, देखो, वर्गाकार भूखंड की एक भुजा 21 मीटर है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इस वर्गाकार भूखंड के समान है। यदि आयताकार भूखंड की लंबाई 31.5 मीटर है तो आयताकार भूखंड की चौड़ाई ज्ञात करें। मेरे को क्या निकालनी है? आयत की जो आयतन है इसमें, इसकी क्या निकालनी है? चौड़ाई निकालनी है। इस आयत की लंबाई दी, उन्होंने चौड़ाई निकालनी है। तो आपको पता है कि किसी भी आयत की अगर मैंने किसी भी आयत का मैंने अगर क्षेत्रफल निकालना है तो मैं क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाऊंगा, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल हो जाता है, ठीक है। अगर मैंने आपने एक चीज देखी होगी कि अगर आयत का क्षेत्रफल दिया हो और लंबाई दी हो तो आप वही फॉर्मूला यूज करके, लंबाई गुना चौड़ाई फॉर्मूला यूज करके क्षेत्रफल चौड़ाई निकालते हैं, ठीक है। लंबाई निकालनी हो चाहे चौड़ाई निकालनी हो, आयत के क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला यूज किया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आयत का क्षेत्रफल मेरे को पता नहीं है, ठीक है ना। इसकी लंबाई ये पता, तो इसका क्षेत्रफल भी पता होना चाहिए, तब मैं इसकी चौड़ाई निकाल सकता हूँ आयत की। तो पहले मेरे को आयत का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? इन्होंने एक बात बोली है कि वर्गाकार भूखंड की एक भुजा 21 मीटर है। इसके इसी एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इसी वर्गाकार भूखंड के समान है। तो मतलब जो वर्ग का क्षेत्रफल आएगा वही आयत का क्षेत्रफल आएगा। तो मैं क्या निकालूंगा? पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालूंगा, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। ऐसा वर्ग उसको बोलते हैं जिसकी सारी साइडें बराबर हो, और आयत उसको बोलते हैं जिसकी आमने सामने की साइडें बराबर हो। समझ गए बात? तो वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला देखो, तो भुजा गुणा भुजा, भुजा कितनी यहाँ पे 21 है, तो 21 गुणा 21 कितना आ जाएगा? ये 441 आ जाता है। ये आपने गुणा करना है, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल भी कितना आ जाएगा? ये भी आ जाएगा 441। ये वर्ग का आया पर आयत का भी उतना ही हुआ, क्योंकि बोला है यहाँ पे कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इसी वर्गाकार भूखंड के समान, मतलब बराबर है। तो जो वर्ग का आया 441 वो इसी का हो जाएगा। तो अब देखो, आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, ये फॉर्मूला होता है। और लंबाई गुणा चौड़ाई वो कितना दिया है यहाँ पे, मतलब क्षेत्रफल कितना दिया है? 441। तो मैं यहाँ पे लंबाई की वैल्यू पुट कर दूंगा। तो लंबाई कितनी है? 31.5 बराबर 441। तो ये थोड़े से रूल सीखने पड़ेंगे आपको। आपको क्लास 5th में एक क्वेश्चन भी है, ठीक है, कि आपको एरिया दिया होगा, क्षेत्रफल दिया होगा, लंबाई दी होगी, आपने चौड़ाई निकालनी है, या फिर क्षेत्रफल दिया होगा और चौड़ाई दी होगी, लंबाई निकालनी है। तो अब चौड़ाई निकालनी है मैंने, तो ये 31.5 चला जाएगा परे, गुणा और ना चौड़ाई से क्या कर देगा? भाग कर देगा। पर आपको प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम क्या आएगी? ये दशमलव में है यहाँ पे, तो इसलिए पहले इसका दशमलव खत्म कर लीजिए। दशमलव खत्म करने के लिए कैसे होता है दशमलव खत्म? दशमलव की जगह पर क्या आता है? 1 आता है। और दशमलव के बाद कितनी डिजिट है? 1 डिजिट है। इस साइड को, राइट साइड को चेक करनी है। तो कितना, एक कितनी जीरो लगेगी? 1 जीरो लगेगी, ठीक है। गुणा चौड़ाई बराबर 441। अभी मैंने सिर्फ दशमलव खत्म किया है। अब ले जाऊंगा मैं इसको 315 को परे। अब 31.5 से ये 315 बन गया अब, ठीक है। अब दशमलव बन रहा है ये, ठीक है ना। 315 बन गया अब, और पर क्या लग गया? इसमें 10 लग गया। तो ये अब दोनों दूसरी साइड जाएंगे। देखो, 441 गुणा 10 हो जाएगा, और भाग में क्या आ जाएगा? 315। क्यों आए? देखो, 315 यहाँ पे गुणा हो रहा था ना, तो ये क्या हो जाएगा? भाग। पता है आपको रूल है। और 10 क्या हो रहा था? भाग हो रहा था, मतलब नीचे है, तो इसको भाग ही कर रहा है चौड़ाई को, ये ठीक है। इसको भाग कर रहा है, इसको भी। तो पर क्या हो जाना था? गुणा। तो अब देख लो आप, चौड़ाई क्या आ जाएगी आपकी? 441 गुणा 10 कर लो, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, ये 44 हो, ये 4410 आ जाएगा, ठीक है।
अब इसमें नीचे क्या बचा हुआ है, 315 बचा हुआ है। तो 315 का क्या करोगे आप, 315 क्या करना है, 315 से आपने इसको भाग देना है। तो 315 से जब आप भाग दोगे, आपको इतना बड़ा नंबर तो आपने भाग नहीं दिया, क्योंकि आपको इसका टेबल कहाँ आता है 315 का। तो आपने क्या करना है, देखो 315 से आप किसको भाग दोगे, 441 को दोगे ना पहले, साथ में धीरे दे दोगे सबको। 315 एकम 315 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 315 दूनी तो 600 के आसपास चला जाएगा, ये 441 से ज़्यादा चला जाएगा। तो इसको माइनस किया तो कितना आ जाएगा, 11 - 5 कितना हो गया, 6, और ये यहाँ बचा है 3, तो 3 - 6 कितना हो गया, 2, और यहाँ बचा है, यहाँ तो चलो 4 ही है, तो ये 4 - 3 कितना हो गया, 1, ठीक है ना। तो 126 आ गया और ऊपर से आ गया 0। तो अब आप आइडिया से लगा लो कि 300 कितने से जा सकता है। देखो 3 पंजे होते हैं 15, तो 3 चौके 12, तो ये 315 चौका हो सकता है 1260, ठीक है। तो 315 गुणा 4 कितना आता है, 4 पंजे 20 की 0 हसला 2, 4 एकम 4 और 2 6, 4 3 12 आ गया। देखो तो 315 चौका 1260, ये बेटा अंदाजा लगाना पड़ता है इसमें, जब बड़े नंबर से आप भाग करते हैं ना, देखो 4 से चला जाएगा था 1260, 315 चौका, तो कितना आया 14। तो यहाँ पे आंसर भी कितना है, 14 मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। करण और निधि की ऊंचाई का योग 3.19 मीटर है। दिनेश की ऊंचाई करण से 0.09 मीटर अधिक है। यदि निधि की ऊंचाई 1.54 मीटर है तो दिनेश की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो इसमें आपने इस स्टेटमेंट पे पहले ध्यान देना है। निधि की ऊंचाई कितनी है, 1.54 मीटर, ये शुद्ध बात इन्होंने बोली है, ठीक है। और कर्ण और निधि की ऊंचाई का योग कितना है, कर्ण और निधि है ना, तो इनकी ऊंचाई मिला के कितनी है, 3.19 मीटर, ठीक है। तो अब इसको देखिए आप कैसे इसको सॉल्व करने का मैं आपको अच्छा तरीका बताऊंगा। देखो निधि की कितनी है, 1.54, ये लिखिए यहाँ पे, ठीक है। और कर्ण और निधि की मिला के कितनी है, 3.19, ठीक है। तो अब ये दोनों का योग है, ये दिया हुआ है, कर्ण का भी और निधि का है, ठीक है। मतलब आपकी एज, मतलब आपकी ऊंचाई अगर 4 फीट है और आपके दोस्त की 3 फीट है, तो दोनों की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 4 + 3 हो जाएगी 7। वैसे इनकी ऊंचाई का भी योग है दिया हुआ। तो देखो अब मैंने इसकी ऊंचाई निकालनी हो, कर्ण की ऊंचाई मैंने निकालनी हो, तो मैं क्या करूँगा, 3.19 माइनस निधि की ऊंचाई 1.54, ठीक है। अब माइनस क्यों किया मैंने, वही एग्जाम्पल ना, देखो मान लो आपके और आपके दोस्त की एज है 7 साल, ऊंचाई है 7 फीट, मिला के दोनों की ऊंचाई मिला के कितनी है, 7 फीट है, ठीक है। उसमें से आपकी ऊंचाई है 4 फीट, तो आपके दोस्त की कितनी हुई, 3 हुई ना, ठीक है। तो वो 3 कैसे आ, 7 माइनस आपकी ऊंचाई करके 7 - 4 3 आ गया ना। तो माइनस करके आ, क्योंकि तो दोनों का योग है ना 3.19, उसमें से निधि का हो गया 1.54, तो दूसरे का कैसे आ, इस दोनों के योग से एक की ऊंचाई माइनस कर दी, ठीक है, निधि कर दी मैंने माइनस इससे, तो मेरे पास किसकी आ जाएगी, कर्ण की आ जाएगी। तो देखो माइनस करता हूँ इसको, 3.19 से 1.54 माइनस करूंगा, तो 9 - 4 कितना हो गया, 5। यहाँ पे कितना बचा है, यहाँ 1 है ना, देखो ये तो परे से ये छोटा है 5 से, तो परे से आएगा कैरी 3 से, तो ये कितना बन जाएगा, 11 बन जाएगा, 11 - 5 6, और दशमलव का दशमलव उतर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचा, जब कैरी गया तो यहाँ पे बचा है 2, तो 2 - 1 1, तो ये किसी ऊंचाई आई है, ये आ गई कर्ण की ऊंचाई आ गई है, ठीक है। तो कर्ण की ऊंचाई कितनी आ गई, 1.65। अब इन्होंने एक चीज बोली है कि दिनेश की जो ऊंचाई है, देखो दिनेश की जो ऊंचाई है वो कर्ण से 0.09 मीटर अधिक है, तो दिनेश की ऊंचाई क्या हो जाएगी, कर्ण से 0.09 अधिक। अब अधिक का मतलब क्या हुआ कि प्लस करेंगे, अब देखो 0.09 कर्ण की ऊंचाई में प्लस करेंगे 0.09, क्योंकि जो कर्ण की जो दिनेश की जो ऊंचाई है वो कर्ण की ऊंचाई से 0.09 मीटर अधिक है, ठीक है। प्लस कर दूंगा मैं इनको, तो 9 + 5 कितना हो गया, 14 हो गया, आंसर 1 आ गया। तो 6 + 1 7, दशमलव का दशमलव और
एक का एक आ गया। तो ये किसकी ऊंचाई आ गई? दिनेश की। समझ गए ना आप बात? तो दिनेश की ऊंचाई कितनी दी है? दिनेश की ऊंचाई निकालनी थी हमारे को। तो ये कितनी आई? देखो 1.74 आई। तो यहाँ पे 1.74 मीटर आंसर है दिया हुआ। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से बताना है हमारे को कौन सी स्टेटमेंट सही है। 4 चीजें दी गई है। पहली स्टेटमेंट है प्रत्येक एक ही होगी इनमें से कोई सही, ठीक है। प्रत्येक अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है। तो अभाज्य संख्या क्या आपको पता होती है? कौन कौन सी होती है अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या होती है जो किसी के भी पहाड़े में नहीं आती, वो खुद के पहाड़े में आती है, ठीक है। या ऐसा बोल सकते हो वो किसी से भी भाग नहीं होती। जैसे 2 है वो किसी के पहाड़े में नहीं आएगा, 3 किसी के पहाड़े में नहीं आएगा, 5 किसी के पहाड़े में नहीं आएगा, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, किसी के पहाड़े में नहीं आएंगे, ठीक है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। ना ये भाग होती, जब पहाड़े में नहीं आती किसी के नहीं, तो भाग भी कहाँ, किसी भी नंबर से ये भाग नहीं होती। तो क्या देखो अब यहाँ पे जब ये भाग नहीं होती है तो देखो जब भाग नहीं होती ना है तो क्या देखो इसमें हम देख सकते हैं कि 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है। तो अब एक चीज देख सकते हो आपकी जो अभाज्य संख्या है इसमें 2 आता है, एक 2, तो 2 कौन सी संख्या हुई? सम संख्या। अभाज्य संख्या ना है 2, पर साथ में सम संख्या भी तो है। सम संख्या कौन सी होती है? 2, 4, 6, 8, 10, बाकी क्या होती? 10, 12, इस तरह से, ठीक है। विषम संख्या क्या होती है? 1, 3, 5, 7, 9। तो 2 ऐसी संख्या है वो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। लेकिन इन्होंने क्या बोला है कि प्रत्येक अभाज्य संख्या विषम होती है। ये बात गलत होगी, क्योंकि जो दो तो है अभाज्य संख्या, वो सम संख्या भी तो, वो सम संख्या है ना, वो विषम का है। तो ये स्टेटमेंट गलत होगी, ठीक है। नेक्स्ट है प्रत्येक सम संख्या भाज्य संख्या होती है। अब ये बोला इन्होंने कि जो सारी जो सम संख्या होती है वो क्या होती है? भाज्य संख्या होती है। भाज्य मतलब देखो भाज्य क्या हुआ, जैसे ये था ना, अभाज्य का उल्टा क्या होगा? भाज्य। मतलब जो किसी न किसी नंबर के पहाड़े में आ जाती है एक और खुद के अलावा, तो वो क्या होती है? भाज्य संख्या। जैसे 4 हो गया, ये किसके पहाड़े में आता है? 2 के पहाड़े में आता है, 2 गुणा 2 4 होता है। जैसे 6 है, ये भाज्य संख्या, क्योंकि ये 3 के पहाड़े में भी आता है और 2 के पहाड़े में भी आता है। जैसे 8 है, वो 4 गुणा 2 होता है 8, तो 4 के पहाड़े में भी आ रहा है, 2 के पहाड़े में भी आ रहा है। तो इसलिए क्या हुई? भाज्य संख्या। अभाज्य का उल्टा क्या हो गया? भाज्य। मतलब जो किसी के पहाड़े में आ रही है वो ही भाज्य, जो किसी के पहाड़े में नहीं आ रही है वो क्या हुई? अभाज्य। तो 2 4, तो सॉरी 2 क्या थी? अभाज्य संख्या, तो ये भाज्य तो फिर नहीं हो सकती, ठीक है। तो आपने क्या रखना है? जो भाज्य कौन सी होगी? जो अभाज्य के अलावा जितनी बची है वो क्या होगी? भाज्य। तो 4 देखो 4, 6, 8, 10, 12, 9 होगी। तो ये क्या है? भाज्य संख्या है। और भी आगे तो इन्होंने क्या बोला यहाँ पे कि प्रत्येक सम संख्या भाज्य संख्या होती है। तो दो कौन सी संख्या है? सम संख्या है ना। तो ये क्या है? भाज्य संख्या। ये नहीं है ना, ये तो कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है। पर इन्होंने बोला कि जितनी भी सम संख्या है ना, देखो सम संख्या ये होती है 2, 4, 6, 8, 10 की सारी सम संख्या भाज्य संख्या होती है। सारी होती पर दो के अलावा। ये देखो सम संख्या है, ये भाज्य संख्या भी है। ये 6 सम संख्या, ये भाज्य संख्या भी है। लेकिन 2 जो है ये सम संख्या है लेकिन ये भाज्य संख्या नहीं है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट इन्होंने प्रत्येक ही बोल दिया था ना। अगर तो कुछ बोल दे तब तो बात सही होनी थी, पर इन्होंने प्रत्येक ही बोल दिया, तो 2 नहीं है भाज्य संख्या, तो ये भी गलत होगी। नेक्स्ट है 2 विषम संख्याओं का योग सदैव विषम होता है। तो 2 विषम संख्या ले लो आप, कोई भी विषम संख्या। देखो बताया ना मैंने आपको, 1, 3, 5, 7, 9, मतलब जो 2 के पहाड़े में नहीं आती वो क्या होती है? विषम संख्या होती है, ठीक है। 2 मैंने कोई भी विषम संख्या प्लस कर दी, तो जैसे 5 जमा 7 किया मैंने प्लस, कितना आ गया? 12। तो 12 कौन सी होती है? इनको प्लस करके कौन संख्या आई? 12 आई। तो 12 कौन सी होती है? सम संख्या। लेकिन इन्होंने ये क्या बोले? 2 विषम संख्याओं का योग हमेशा ही क्या होता है? विषम होता है। ऐसा नहीं होता कभी। वो देखो वो कैसा आ रहा है यहाँ पे? सम संख्या आ रहा है। 2 विषम संख्या मैंने जोड़ी तो कितना आया? सम संख्या। तो ये सम संख्या आता है 2 विषम संख्याओं का योग। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी क्या होगी? गलत। नेक्स्ट है दी गई
दी गई दो संख्याओं का एचसीएफ हमेशा उनके एलसीएम का एक कारक होता है। तो जब ये तीन स्टेटमेंट गलत है तो ये चौथी क्या होगी, चौथी सही होगी। लेकिन इसका मैं थोड़ा सा बता लेता हूँ आपको। दो संख्याओं का एचसीएफ हमेशा, जैसे अब एचसीएफ और एलसीएम सीख लीजिए, जैसे 5 और 10 है, इनका एचसीएफ निकालना हो तो क्या होगा, तो एचसीएफ निकालने के लिए मेरे को 5 के फैक्टर लिखने पड़ेंगे। 5 के फैक्टर कौन कौन से, 1 5, फैक्टर मतलब कारक, कारक बोलते हैं ये, सॉरी गुणनखंड बोलते हैं हिंदी में। तो 5 के गुणनखंड कौन कौन से हुए, जिनके पहाड़े में 5 आता है, तो 1 और 5 के पहाड़े में ही आता है 5। 10 के क्या हुए, 1 के पहाड़े में भी आता है, 2 के पहाड़े में भी, और 5 के पहाड़े में भी, और 10 खुद के पहाड़े में भी आता है। तो इसमें से कॉमन कौन सा हुआ, 1 1, इसलिए इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1। हाईएस्ट कॉमन कौन सा हुआ, 1 ही हुआ ना, अगर सॉरी 1 नहीं हुआ, कितना हुआ, 5 हुआ कॉमन, ये और ये। 1 भी कॉमन है, पर सबसे बड़ा नंबर कौन सा लेना है हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना इसका एचसीएफ का मतलब, हाईएस्ट भी होना चाहिए, वो सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए, और कॉमन भी होना चाहिए। सबसे बड़ा नंबर तो 10 है इसमें, पर इसमें 10 नहीं है, तो हमने सबसे बड़ा नंबर ले आए, लेकिन वो कॉमन भी होना चाहिए, मतलब दोनों में होना चाहिए। तो दोनों में जो कौन सा नंबर है और सबसे बड़ा है, ये है 5। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, 5। अब एलसीएम निकालूंगा मैं 5 और 10 का एलसीएम। देखो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, ऐसे करना पड़ता है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2। तो 5 और 2 का, 5 और 10 का एलसीएम कितना आ गया, 5 गुना 2 कितना हो गया, 10। तो एलसीएम कितना आ गया, 10। अब इन्होंने एक बात बोली यहाँ पे, देखो कि जो दी गई दो संख्याओं का एचसीएफ हमेशा उनके एलसीएम का एक कारक होता है। मतलब जो ये एचसीएफ है ना, ये है इसी का, ये क्या होता है, फैक्टर होता है। ठीक है, तो ये बात सही है, कारक मतलब फैक्टर। तो एलसीएम के अगर आप फैक्टर लिखोगे ना, जो इन दोनों का जो एलसीएम आया ना, कितना आया, 10 आया, तो 10 के आप फैक्टर लिख लो। देखो ऊपर भी लिखे मैंने, तो क्या होगा 10 के फैक्टर, जिनके टेबल में 10 आता है, यानी जिसके पहाड़े में 10 आता है, 1 2 5 10। ठीक है, तो 5 भी इसका फैक्टर है ना, तो और 5 एचसीएफ भी है। तो एचसीएफ जो होता है वो एलसीएम का ही क्या होता है, एक फैक्टर होता है। तो इसका आंसर, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, सही। तो इसका आंसर 4 आ जाएगा 11 का, बाकी तीनों स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। वरुण ने सुबह 8:40 बजे चंडीगढ़ से मनाली के लिए बस ली। चंडीगढ़ से मनाली का सफर 7 घंटे का था। दोपहर 3:15 बजे वरुण के पिता उसे बस स्टैंड से लेने आए। वरुण के पिता को वहां बस के लिए कितनी देर तक इंतजार करना पड़ा। अब वरुण है वो 8:40 पे चला चंडीगढ़ से, ठीक है, मनाली के लिए। तो उसको लेने उसके पापा आ गए। तो सफर कितना था उसका, वरुण का, देखो 8:40 पे चला ना, वो सफर कितने का था, 7 घंटे का था। 7 घंटे लगने थे बस को चंडीगढ़ से मनाली में पहुंचने में। तो 7 घंटे जोड़ लीजिए आप। 8:40 के बाद क्या आ गया, 9:40, 1 घंटा हो गया। फिर ठीक है, फिर 10:40, देखो 9:40 आ गया ना, 1 घंटा। फिर 10:40 2 घंटे, फिर 11:40 3 घंटे, फिर 12:40, 1 घंटा बढ़ाते रहो, 4 घंटे हो गए। फिर 1:40 5 घंटे हो गए। फिर 2:40 6 घंटे हो गए। फिर 3:40 7 घंटे हो गए। तो मतलब 3:40 पे वो कहाँ पहुँचेगा, वो पहुँचेगा 3:40 पे मनाली। ठीक है, 7 घंटे लगने थे, तो 8:40 के बाद आप 7 घंटे जोड़ लो उसमें, तो 3:40 आएगा। तो जोड़ सकते हो आप। लेकिन प्रॉब्लम देखो, 3:40 पे पहुँच जाएगा वो मनाली, पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम ये है कि जो उसके पिता है, वो वरुण को पिता को देखो, उसके पिता कितने बजे आ गए, 3:15 पर। उसके फादर आ गए 3:15 पर, लेकिन वो वरुण कब पहुंचेगा, 3:40 पर। वो तो पहले आ गए ना, उसके जो फादर है वो पहले आ गए। कितने बजे वो, 3:15। तो उनको कितना इंतजार करना पड़ा 3:40 तक। तो देख लो आप, 15 से 40 तक कितने मिनट हुए, 15 से 40 तक 20 मिनट हुआ। तो 40 - 15 किलो चाहे, सॉरी 20 मिनट नहीं 25 मिनट हुआ। ठीक है, तो 40 - 15 किलो चाहे 25 मिनट आएगा। तो उनको कितना इंतजार करना पड़ा, 25 मिनट का। तो समझ गए होगे आप, क्योंकि उसका जो वरुण जो पहुंचा है ना, वो 3:40 पे पहुंचा है, पहुंचना है उसको मनाली में। उसके पापा आ गए 3:15 पे, 3:15 पे। तो उनको 25 मिनट का वेट करना पड़ा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25 मिनट इसका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो ये था तीसरा पार्ट। अब बाकी क्वेश्चन चौथे पार्ट में आ जाएंगे, तो उसका भी आप वेट कीजिए, जल्दी आ जाएगा। थैंक यू।